हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट को लेके चलें। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो बच्चा अगर पूरे ईयर में उन सब कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया है तो वो अगले 45 दिन या 50 दिन में कैसे संभव है कि सब कुछ समझ ले। ये डिफिकल्ट तो है, ये आपको खुद भी एक बार अपने आप में सोचना पड़ेगा क्रैश कोर्स में बैठने से पहले कि जब इतने दिन में हम चीजों को नहीं सीखे तो इतने कम दिन में कैसे सीखेंगे। तो अगर हम इतने कम दिन में सीखना चाहते हैं तो मेरा एनर्जी जो होना चाहिए, मेंटल एनर्जी, थोड़ा क्या होना चाहिए, ज्यादा। आप कल के भी क्लास में गौर किए होंगे कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, नॉर्मल कैलकुलेशन, यहां बच्चा फंसा हुआ। हम क्रैश कोर्स के नाम पे ये कर सकते हैं बड़ा आसानी से, जो नॉर्मल चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये करके दिखाते हैं, लेकिन फिजिक्स में वो सब चीज समझ में नहीं है। हम कर भी देंगे ना तो पता नहीं चलेगा। उतना करने के बावजूद भी जब मुश्किल हो जाता है तब तो डायरेक्ट निकल जाएंगे तो कहां से आएगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपना समय समझ के और पूरे एनर्जी फोकस के साथ देखें और छोटी मोटी चीजों के लिए अपने दिमाग पे जोर दें। क्या बोले? ये नहीं कि हाँ अब आप ही बताइए x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई हुआ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? गॉस। लेकिन गॉस लॉ पढ़ने से पहले, क्या पढ़ने से पहले दो चीज हम आपको बताना चाहते हैं। कितना चीज? दो चीज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या है? बोलो। हिंदी है इसका विद्युत बल रेखाएं। क्या? फिर से बोलिए। विद्युत बल रेखाएं। ठंडा है, इतना आवाज करते हैं, थोड़ा इरिटेशन होता है। क्या नाम है? सुनिएगा। क्या आपको पता है कि कोई भी चार्ज यहां मौजूद है, चार्ज Q, तो इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। क्या फैला हुआ हो? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप बताते हैं यहां पे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कोई एक अननोन आदमी गांव में गए और उसको ऐसे लिख दिए, उसके पूछे कि इसमें चारों तरफ क्या है? कल के तुम्हारा मुंह है, क्या है? कुछ ने होगा क्या? यहां खाली जगह है, कहता है चारों तरफ क्या है? कुछ ने। लेकिन आपको पता है कि इसके चारों तरफ क्या है? हाँ, लेकिन उसको पता नहीं है। तो भैया आप चाहते हैं कि उसको भी पता, बोलिए। तब आप उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे। हाँ या ना? अब आप अगर उससे पूछिएगा कि क्या है तो आप कम से कम इतना जरूर बोलेगा कि कुछ कुछ निकल रहा है। क्या? हाँ या ना? तब आप उसको बोलिएगा कि यही जो निकल रहा है ना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या ना? तो उसको समझने में आसानी होगी कि मुश्किल हो? और नए दिखाए होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई चीज नहीं है। वो बेवकूफों को इजीली समझाने के लिए, बोलिए, लाइन बना बना के दिखाया गया। क्या किया गया? तो आज के बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कुछ भयानक तो ओपोनेंट समझिएगा। वो क्या बताया गया है? बेवकूफों को समझाने के लिए। और आप लोग कौन चाहिए? होशियार।
तो आप लोगों के लिए तो मिटा देना चाहिए, कोई बात नहीं, बाद में मिटे। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या? अब इसके बारे में एक छोटी सी चीज बताते हैं। अगर यहां एक कोई आदमी छोटा सा चार्ज पार्टिकल लाके रखेगा, वो किधर भागेगा पता है? इधर। यहां रखेगा तो किधर भागेगा? इधर। यहां रखेगा तो किधर भागे? तो ये जो लाइन है ना, ये चार्ज का पाथ है, चार्ज का रास्ता। क्या है? यानी आप अगर यहां एक कोई छोटा सा चार्ज लाके रखोगे तो वो किधर भागेगा? इधर। तो दिस इज द पाथ ऑफ चार्ज। बोलो, चार्ज का रास्ता। ठीक। तो ये जो लाइंस है ये इमेजिनरी है। ये क्या है? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस होता है। क्या होता है? फिर से बोलो, इमेजिनरी लाइंस। और वो इमेजिनरी लाइंस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? फिर से बोलिए, रिप्रेजेंट। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, इसका कुछ कुछ क्या है? हम सब प्रॉपर्टी आपको अभी समझाते हैं। ठीक। इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है? पहला, पॉजिटिव से निकलेगा। बोलिए। और दूसरा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आएगा। आई बात समझ में? ये मत समझिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इस टॉपिक से तो जेई मेन में भी क्वेश्चन पूछा जाता। बात समझ में आई? जेई मेन, नीट, जेई मेन में इस टॉपिक से अगर पिछले 20 साल निकाल लीजिएगा ना तो 10 को क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी हर 2 साल पे एक क्वेश्चन पूछना ये बहुत बड़ी बात हुई। बात समझ में आई? तो बहियार बोर्ड से, बहियार बोर्ड में भी पूछा जाता है, लेकिन हाँ बहियार बोर्ड में उतना मुश्किल नहीं पूछा। तो बोलो, पॉजिटिव से किधर? बाहर। बोलो। और निगेटिव में अंदर। तो अगर एक साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो जाए, ओहो, अट्रैक्शन नहीं पूछ रहे, प्लस क्यू और माइनस, तब जो इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो कैसा होगा? देखिए, किधर से निकलेगा? प्लस से निकलेगा, माइनस, और फिर खाली यहीं से निकलेगा चारों तरफ? ये बात समझ में? तो बहियार बोर्ड का औकात इसी लेवल पे खत्म हो जाता। किधर से निकल रहा है भाई? पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव में आ रहा। फिर से बोलो। तो ये अच्छा देखो, तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये इनडायरेक्टली डायपोल है कि नहीं? तो बहियार बोर्ड एक बार पूछा था, डायपोल के लिए, किसके लिए? विद्युत बल रेखाएं खींचे। क्या खींचे? ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से बोलो। नहीं सुनाई दिया? तो कैसा होगा? ऐसा। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तब कैसा होगा? बोलिए। तब ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा? ऐसा। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, फिर से बोलो, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक। तब कैसा होगा सर? ऐसा। समझ में आ रहा है? निकलेगा लेकिन मुड़ जाएगा। अरे हाँ या ना? दोनों से निकल ही रहा है, दोनों से क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या हो जा रहा है? मुड़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मुड़ जा। तो यहां पे एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है। ये 1 नंबर प्रॉपर्टी है।
ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। चौथा नंबर वही प्रॉपर्टी है कि 2 लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बोलो, लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई? ये बहियार बोर्ड में शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ चुका है कि 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो इसका जवाब सुनिए। अगर 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद होगा उस पर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर और इसके चलते इधर, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पर किस पे कितना डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं हो सकता है, बोलिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ 2 डायरेक्शन, हर जगह एक ही डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में? तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में हो ही, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक जगह पे कितना डायरेक्शन में? 2। इसलिए ये बात क्या है? गलत। ये बात क्या है? गलत। तो 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, तो इसका हिंदी में क्या लिखिएगा? लिखिएगा यदि 2, सुनिए, सुन के दिमाग में याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना देर याद रखता है, टिकता है कि नहीं। यदि 2 विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, इतना बात बोलना बहुत मुश्किल है कि आसान? नहीं सुनाई दी, बोलिए तो याद रहा। अच्छा, एक और बात पूछें। आप अगर किसी भी चीज को ये सोच के पढ़ते हैं कि नहीं ये हमको याद रखना है, पूरा डिटरमाइन होके, तो वो ज्यादा देर याद रहता है कम देर? नहीं सुनाई दी। इससे पता चलता है, ये जो बच्चा बोलता है ना कि याद नहीं रहता है, इसका मतलब है कि वो उतना शिद्दत से याद रखना चाहा ही नहीं। क्योंकि जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करता है, हाँ या ना? तो भाई शिद्दत से चाहो। तो अगर 2 विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही हैं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होंगी? तो इतना तो हो गया। अब लास्ट में बोल देना है परंतु एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होना संभव, इसलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर। बात खत्म है। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? तो ये समझे और ये भी समझ। और कुछ इंपॉर्टेंट वाला बात बताते हैं बहियार बोर्ड लेवल का, इसी से रिलेटेड, कि कोई कंडक्टर अगर है, कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। फिर से बोलो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव आता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो किसी भी केस में उसके अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। तो किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं पाई जाती, बोलो, फिर से बोलो, ठीक है। जो जनरल मेरा क्लास होता है साल भर वाला, में उस समय ये सब प्रूफ करते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। अभी भी किसी बच्चे का अगर नोट्स देखिएगा तो उसमें ये सब प्रूफ किया हुआ है कि 0 क्यों हुआ, लेकिन अभी हमारे पास उतना समय नहीं, ठीक है। हम बता इसलिए रहे कि ये प्रूफ हो सकता है, एज ए स्टूडेंट तुमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक 5 नंबर हुआ
कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो वहां पर विद्युत बल रेखाएं भी मौजूद नहीं। फिर से बोलो। अब छठा, ठीक है, छठा कि कोई भी अगर कंडक्टर चार्ज है, कौन सी चार्ज है, तो अंदर तो नहीं होगा लेकिन बाहर तो हो सकता है। बोलो, इस सतह के बाहर है कि नहीं है? अरे बोलना भाई। तो कंडक्टर के सतह पर, बोलो, विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत होती। क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है? लंब। कंडक्टर मतलब चालक, चालक के सरफेस पर, बोलो, अंदर की ओर नहीं, किधर की ओर? बाहर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? एक और समझ लो, लास्ट, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स घना होगा, बोलो, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। बोलो, अगर ये E1 है और ये E2 है तो इसका मतलब E1 मस्ट बी ग्रेटर देन E2। जहां पर लाइन घना होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक। फिर से बोलो। ठीक, तो क्या तो पढ़ लिए? 7। बस इतना ही कम से कम क्या करने की कोशिश करेंगे यार? ऐसा बहुत है, 12-13 ठो लिखाते हैं, लेकिन आपको क्या ठो बताया? 7, कि कम से कम मुख्य तुमको याद रहे कि प्रतिच्छेद नहीं करेगा, लोहा के मतलब कंडक्टर के अंदर नहीं होगा, और सतह पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। जहां भीड़ ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां भीड़ कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम। कोई तकलीफ? चलो अब आगे बढ़े, फिर से बोलिए। अब हम लोग पढ़ते हैं किसमें? गॉस। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप समझ ही रहे हैं, प्रेशर समझ रहे हैं कि नहीं, टाइम का प्रेशर समझ रहे हैं कि नहीं समझ। तो आज कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा दूर तक चले। सबसे पहला हम लोग देखिए, ये जानना जरूरी है, हम लोग गॉस लॉ क्यों पढ़ते? सुनो, क्योंकि अभी तक जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए? तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है Q/R²। बड़ा आसान है, लेकिन वही चार्ज अगर फैल जाए, वही चार्ज अगर फैल जाए तब इतना आसानी से नहीं निकाल सकते। कौन लॉ से? कूलम लॉ। तब उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? गॉस। तो अगर कोई पूछेगा गॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो फैले हुए चार्ज के करीब विद्युत क्षेत्र निकालने। कैसे? आसानी से। कैसे? आगे बढ़े। ये सब लिखाएंगे नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसा चार्ज? तो मान लीजिए कोई आदमी ऐसे रॉड दे दे, अब बोलेगे इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो तुम्हारा अपना दिमाग कौन सी करेगा? कूलम लगाए कि गॉस लगाए? बस इतने तो तुमसे हम चाहते थे, वही लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। हाँ, हमको तो लगता है मैथमेटिक्स में भी हुआ होगा पढ़ा लिखा, तो अब तो कम से कम थोड़ा आसान हो जाए। ठीक, सबसे पहला क्या है? इंटीग्रल्स। इसी जगह सब बताते हैं, आराम से, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये गोला है, ये क्या है? गोला। इसका अगर टोटल क्षेत्रफल निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, तो इस सब छोटका छोटका सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो टोटल निकलेगा कि नहीं? उसी जोड़ के लिए हम यूज करते हैं एस। एस फॉर समेशन। एस फॉर समेशन, यानी इंटीग्रेशन का जो असल में चिन्ह है वो क्या है? समेशन का चिन्ह। किसका चिन्ह? और छोटा छोटा टुकड़ा को कैलकुलस में पढ़े होंगे, और जो बायो वाले बच्चे होंगे उसको थोड़ा बहुत पता होगा। ds क्या बोलते हैं?
डीएस का मतलब हुआ स्मॉल एरिया। क्या हुआ, फिर से बोलो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस यानी कि सारे एरिया को क्या किए, जोड़ दी। फिर से बोलो। तो आज के बाद जब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब क्या समझोगे, सारे एरिया को जोड़ दी, हाँ या ना। अगर ऐसा रहेगा कि डी गधा, नहीं, सारे गधा के टुकड़ा को जोड़ दी। डी गधा मतलब पूरा गधा नहीं है, गधवा का टुकड़ा है। बोलो, किसका टुकड़ा है? वेरी गुड। तो सारे डीएस को जोड़ दिए तो टोटल एरिया निकलेगा कि नहीं निकले? प्लीज, ये पूरा जो है ये क्लोज्ड है कि नहीं? तो अगर ये पूरे क्लोज्ड के लिए जोड़ना है तो यहां एक साइन बनाते हैं, क्लोज। तो ये किस चीज का साइन है? क्लोज। यही सब देखता है ना बचवा, डरता है। मैथ में खूब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिजिक्स में जैसे दिखा तो उससे बचना है, यही सोचना है कि उससे इजी इंटीग्रेशन है। क्या है? मुश्किल नहीं है। तो देखो, इसका मतलब हुआ कि किसी क्लोज सरफेस के, बोलो, सभी छोटे छोटे सतहों के क्षेत्रफल का योग। बोलो, आई बात समझ में? तो अगर इसका रेडियस आर हो, कितना हो, तो इसका मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? इसका मतलब है कि सारा एरिया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितने लोग को यह बात समझ में आई? सच सच बोलना। तो ये डरने वाली बात है कि समझने वाली? ठीक। अगर यही चीज एक रिंग के रूप में रहे, किसके रूप में रहे? रिंग। तो रिंग चूड़ी और ये है गोला, फुटबॉल। अंतर समझते हैं कि नहीं? वृत्त जो है वो है चूड़ी और स्फेयर जो है वो है फुटबॉल। सबको समझ में आता है? तो इसमें सतह है, इसमें सतह नहीं है, इसमें तो खाली परिधि है। बोलो हाँ या ना? चूड़ी नहीं है मेरा, रिंग है। हाँ, अरे चिरिकी, ऐसा कौन सी है रे इसमें? तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। सर यही सब चलने दीजिए, परीक्षा छोड़िए। कंट्रोल। इसमें खाली परिधि है कि क्षेत्रफल भी है? क्षेत्रफल है लेकिन वहां सतह नहीं है, सिर्फ कौन सी है? परिधि। हाँ या ना? तो इसमें ds नहीं जोड़ेंगे, इसमें dl जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? तब इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 2 पाई r। कितना हो जाएगा? 2। आई बात समझ में? तो यहां जोड़े सारा dl और यहां जोड़े सारा ds। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अब आगे इसका उपयोग करेंगे। चलिए, अब यही बहुत लंबा चला है बच्चों सबका, जिस समय पढ़ाते थे बहुत सारा ये सब। देखिए ये सब क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कितना हुआ? 2 पाई। वही सब क्वेश्चन के रूप में पूछते थे कि बच्चा समझा कि नहीं। तो चलिए, अरे तो वो सब बच्चा नहीं समझदार था, नहीं तुम लोग तो समझदार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या? एरिया वेक्टर। क्या? ठीक है, हम लोग जितना मैथमेटिक्स वाला सीखना था उतना सीख लिए, फिर उसका आगे क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब हम लोग किस पे आते हैं? एरिया वेक्टर। किस पे आते हैं? किस पे? किसी के पास एक पेज है? पेज? हाँ, बहुत, चलिए बहुत बढ़िया।
ये अगर सरफेस, ये क्या है, तो उसका कुछ अपना एरिया होगा कि नहीं होगा। और एरिया एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर भी है और वेक्टर भी। बोलो, तो अगर ये वेक्टर है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। अगर तुम इसको देखो तो इसमें तो इधर भी एरिया है, इधर भी एरिया है, इधर भी एरिया है, हाँ या ना। तो इसका डायरेक्शन बताना आसान हो जाएगा कि मुश्किल? मुश्किल, क्योंकि हर तरफ एरिया है। तो इसके लिए इसका एरिया की, इसका डायरेक्शन किधर माना गया? सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या? फिर से बोलिए। और बाहर की ओर, किधर की ओर? तो कोई भी क्लोज्ड हो या ओपन ऑब्जेक्ट हो तो उसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। बोलो, तो एरिया के पास दो चीज हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सर इसका मैग्नीट्यूड तो लंबाई गुना चौड़ाई। मैग्नीट्यूड वही है जो बचपन से निकालते थे। अगर वृत्ताकार होता पाई आर स्क्वायर, वो क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन सतह के लंबवत। क्या मिनट याद रख पाओगे ये बात? अभी जो बताए एग्जाम तक, एग्जाम के सुबह ऐसा क्या हो जाएगा सब भुला जाओगे। ये वाला डायलॉग गजब है। हम कोई भी चीज याद रखेंगे एग्जाम, भैया हमको खुद समझ में नहीं आता है कि सुबह सुबह ऐसा कौन तुम फॉर्मेट उर्मेट मारेगा। जैसे सिनेमा उनेमा ले लेता है बहुत सारा, देख अब गए पेन रहे, इसको मार दीजिए फॉर्मेट। आओ, और एक दो चीज बताते हैं बच्चों, रुको। ठीक, छोड़ो इस में। काम का बात पे ध्यान दो। ये एक क्लोज्ड सरफेस, अगर बोलेगा कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की ओर, इसका कोई तकलीफ? ठीक। अब बोलिए ये पूरा जो सरफेस है ई वाला, इसका इस जगह का भी एरिया वेक्टर उधरे होगा, इस जगह का भी उधरे। अरे हाँ या ना? यानी अगर सरफेस प्लेन होता है, बोलिए, तो हर पॉइंट का एरिया वेक्टर से डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? सेम। लेकिन अगर कर्व हो, क्या हो? तो अब आपके सामने आएगा कर्व। क्या आएगा? कर्व। हाँ, अब सुनो, इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हुआ? इधर। लेकिन अगले ही पॉइंट पर बदल गया कि नहीं बदल गया? यहां बदल गया, यहां बदल, हर जगह डायरेक्शन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? यानी प्लेन सरफेस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे, लेकिन कर्व सरफेस पर कोई तकलीफ? तो अब आओ, तो यही क्या है? एरिया वेक्टर। और वो सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। कोई तकलीफ? तो हम एक बनाते हैं, बना भी हुआ होगा पर फिर भी हम अपने से बना लेते हैं, दिखा देंगे। एक स्फीयर है, क्या है? तो बोलो, अगर इस जगह हम एरिया वेक्टर बनाएंगे तो किधर की ओर? इधर। बोलो हाँ या ना? और इस जगह एरिया वेक्टर बना, इस जगह इधर, हाँ या ना? तो हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? तो अब बोलो, अगर ऐसा सरफेस हो तो क्या एक साथ बड़ा सा सरफेस लिया जा सकता है? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि हर जगह का डायरेक्शन क्या होगा? अलग। तो हमको हमेशा छोटा छोटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो इसको कहेंगे डीएस वेक्टर। क्या कहेंगे? यानी अगर सरफेस वक्र हो, कर्व हो, बोलो, तब हम एक साथ बड़ा एरिया वेक्टर नहीं ले सकते। फिर से बोलो,
तब हमको कैसा कैसा लेना पड़ेगा, छोटा छोटा, कैसा कैसा। तो आइए अब हम आपको एगो फोटो दिखाते, आओ देखो ये क्या है, कर्व। तो भाई इस जगह का एरिया वेक्टर किधर हुआ, इधर, लेकिन वहीं यहां का एरिया वेक्टर ऊपर होता है कि नहीं, और यहां का एरिया वेक्टर इधर हो जाता है कि नहीं। उसी तरह ये भी देखो कर्व है, हाँ या ना। तो अलग अलग जगह का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अलग। तब हमको छोटा छोटा टुकड़ा लेना पड़ा कि नहीं लेना। तो आज के बाद जब भी कोई चीज कर्व होगा, बोलो, तो उसमें अगर एरिया वेक्टर लेने का तुम्हारा इच्छा हुआ, बड़ा लोगे कि छोटा लो, अपने मन से लोगे, मेरे कहने के बाद लोगे, बहुत बढ़िया। स्मॉल एरिया वेक्टर पढ़ो, जब सतह वक्र हो, अलग अलग बिंदुओं पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा अलग हो, इसके लिए हम अल्प क्षेत्रफल सदिश मानते। समझ में आया। एरिया वेक्टर ऑफ क्लोज, तो देखो कैसा माने, छोटा, कैसा माने, क्लोज। ये है ओपन सरफेस और वो है क्लोज। आशा करते हैं ये सब चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आगे, ये अच्छा एगो ये भी देख लीजिए, ईबला आया ना, ये सब क्या है, छोटा छोटा। तो ये सब पहले डीएस बोलते थे, अब उसको बोलेंगे डीएस वेक्टर। क्या बोलेंगे, हाँ या ना। अगर वेक्टर मानेंगे तो डीएस वेक्टर, तब हमको डायरेक्शन भी दिखाना होगा। तब हमको क्या दिखाना होगा, डायरेक्शन। सिर्फ डीएस बोले यानी सिर्फ क्षेत्रफल, कोई सदिश वदिश नहीं, लेकिन डीएस वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश, यानी क्षेत्रफल के साथ साथ उसका दिशा। फिर से बोलो, क्षेत्रफल के साथ साथ उसका दिशा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये और ये अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए दोनों सेम है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों सेम नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग होगा, तो इसका डायरेक्शन अलग। ये जो अभी बात बोले, ये कितने लोग को हवा लगा, वही हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। सब लोग ध्यान दीजिए, समझाते हैं, समझाएंगे, आप कन्फर्म याद रह जाएगा, कन्फर्म। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतना है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपको पूछबे करेगा एग्जाम। मतलब आप कोई साल का क्वेश्चन उठा, उसमें इसका कुछ ना कुछ बात पूछा गया। या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ दे, नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ दे, नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछ दे, नहीं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दे, नहीं तो गॉस लॉ में उसका उपयोग पूछ दे, हाँ या ना। कहीं ना कहीं पूछना निश्चित। तो सुनिए, सबसे पहले समझिए फ्लक्स मतलब क्या होता है। फ्लक्स मतलब होता है फ्लो। फ्लो मतलब क्या होता है, बहाव। फ्लो मतलब क्या होता है, बहाव। अब आप सुनिए, ये गेट खुला हुआ है, इससे हवा आ रहा हो, हाँ या ना, तो आप डरिए नहीं, इसको बोलिए एयर फ्लक्स। क्या बोलिए, साथ में बोला करो, कौन फ्लक्स, तुम ही बताओगे। अगर यहां से दूध बह बह के आता तो उसको कौन फ्लक्स कहते, कि दूध फ्लक्स, मिल्क फ्लक्स क्या कहते, दूध बहता तो मिल्क फ्लक्स। जो चीज बहेगा वही फ्लक्स कहलाएगा। सबको समझ में आया। अब यहां एक देखो, एक काल्पनिक सतह है कि नहीं, ये जो दरवाजा है लगा देंगे तो क्या आएगा, तो ये जो खोले वो सतह को ओपन किए कि नहीं किए, और उसी सतह से पास कर रहा है कि नहीं। अगर ये दरवाजा का एरिया बड़ा होता तो हवा ज्यादा होता कि कम होता, हाँ या ना। तो किसी भी सरफेस से कोई भी चीज गुजरता हो, बोलो, उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। उसको क्या बोलेंगे,
तो अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरे, बोलो, तो उसको हम कौन दूध फ्लक्स बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आ रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस, तो उसको दूध फ्लक्स नहीं है ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोई तकलीफ? हंस का है रहा है, कोई बात, हंसो हंसो। तो भाई क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक इस सरफेस को क्या कर रहा है? पास। तो हम इसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही सिंपल चीज है, किसी भी सरफेस को कोई चीज पास करने लगे बोल दो उसको फ्लक्स, बात खत्म। तेल पास करेगा, ऑयल फ्लक्स। पानी पास करे, वाटर। नाली में पानी बह रहा, वाटर फ्लक्स। क्या पर थोड़ा दूर दराज गांव समाज में भी आदमी सोचेगा लगे जो पढ़ी लिखी के लोग सबका तो नाली में पानी बह रहा, आपके यहाँ दे जो वाटर फ्लक्स इन नाली, वो भी सोचेगा अरे बाप कहां से लो ही भाई, कितना पढ़ी लिखी कल छू, पानी बह रहा है वाटर फ्लक्स। अरे हाँ या ना? ये देखो ये भी है फ्लक्स। ओ थ्री मिलो न रे भाई, खाली जगह। हाँ छोड़ो यही बताते हैं न, यहां बताते हैं। अब आइए प्लीज, एक एक मिनट। ये एक सरफेस है, ये दूसरा है। अब बोलो लाइंस पास कर रहा है, बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, एरिया A1 A2, जल्दी बताओ किससे ज्यादा फ्लक्स हो? ये बात समझना मुश्किल है का सा, ज्यादा लाइन गुजर रहा है तो ज्यादा फ्लक्स हो, हाँ या ना? एक केस हो गया, चलो। यानी फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, किससे? यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है? चलो अब दूसरा, इस बार एरिया सेम रखते हैं, इस बार एरिया क्या रखते हैं? सेम। लेकिन A1 तो यहां E1 है और यहां E2, तो ए तो सेम है, तो ए को सेम रहने थे। किस बारे में फ्लक्स ज्यादा है? E1 में। क्यों? क्योंकि जहां घना है वहां फील्ड भी ज्यादा, ज्यादा लाइंस है तो ज्यादा फ्लक्स, तो यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। हाँ या ना? कोई तकलीफ? अच्छा सोचो, पानी बह रहा है, पानी बोला उसमें जाली लगाओ, मछली पकड़ना है, बहुत प्रैक्टिस छो तो। अब कोई आदमी पानी में ऐसे जाली लगा देगा, मछलियां पकड़ाएगा? क्योंकि इससे कोई फ्लक्स पास ऐसे में। अच्छा बताओ, तो अब ऐसे से धीरे धीरे ऐसे करते जा रहे हैं, फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? और जब ऐसे हो गया फ्लक्स जीरो, और इसका एरिया वेक्टर किधर था? ऊपर। फ्लो किधर था? इधर। यानी एरिया वेक्टर और फ्लो के बीच एंगल जब बना, क्या बना? तब फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। फ्लक्स कितना हो गया? जी। और जब ऐसा एरिया वेक्टर इधर, फ्लक्स भी, लाइन भी इधर, दोनों के बीच का एंगल जीरो। तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइन के बीच एंगल जीरो, तब फ्लक्स मैक्सिमम। क्या? और जैसे जैसे ऐसे करते गए घट के जीरो। याद रहेगा? तो इसके लिए भी फटाक से बना देते हैं। देखो
एक ठो ये, एक ठो ये और एक ठो ये। इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका इधर और इसका इधर। बोलो किसमें सबसे कम फ्लक्स गुजर रहा और किसमें सबसे ज्यादा? तो यहां थीटा का मान कितना है? 0। यहां मान लो थीटा और यहां 90। बोलो हाँ या ना? तो जब थीटा का मान 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम, जब थीटा का मान 90 तो फ्लक्स कितना? पूरा दिन भर पढ़ाने में जितना एनर्जी लगता है ना, सबको समेट लेता है ये अकेले। उसके हर साल सोचते हैं ना आबड़ी क्रैश कोर्स आबे से नहीं देबो अगला साल। फिर संजोग क्या होता है कि क्रैश कोर्स के आते आते खाने पीने पे आफत आ जाता है। आदमी भूखे मरे इससे अच्छा है मजदूरी करे। तो फिर शुरू कर देते हैं कोई क्या मजदूरी। क्या कीजिएगा? देखिए गरीबी से लड़ने के लिए एक ही उपाय है, मजदूरी। तो कौन चीज कर रहे हैं? ये राजशाही कर रहे हैं। तुम राजशाही हो आराम से, हाँ देते जाइए। हाँ नहीं समझ बढ़िया से दीजिए। हाँ हम तो उछल रहे, अरे ऐसे होगा वैसे होगा। आओ तो बोलो थीटा का मान जब 0 फ्लक्स मैक्सिमम, थीटा का मान 90 फ्लक्स। दुनिया में कौन सा ऐसा चीज है जो 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पर 0 हो जाए? कॉस। कौन चीज? यानी फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? कॉस थीटा। किसके प्रोपोर्शनल है? अगर आप तीनों मिला दीजिए तो फ्लक्स बराबर हो गया E A cos थीटा। और एक दिन बच्चे को समझा चुके हैं ऑलरेडी कि कांस्टेंट के लिए पागल जैसा करने की जरूरत नहीं। कांस्टेंट देना अच्छी बात नहीं है। कांस्टेंट तब आता है, बोलो, जब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में अंतर होता है। बोलो यहां कोई अंतर नहीं है। तो बोलो फ्लक्स बराबर, फ्लक्स बराबर कोई तकलीफ। अब तुम लोग मैथ में पढ़े होगे A डॉट B बराबर AB cos थीटा। बोलो हाँ या ना? तो भाई EA cos थीटा को E डॉट A बोल सकते हैं कि नहीं बोल? फिर से बोलो, इसको क्या बोल सकते हैं? E डॉट A। नहीं सुनाई दी। तो फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को। किसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। और इसका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या है? किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को। बोलो किसी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। और उसी से धीरे धीरे क्या आ गया? I बराबर E डॉट A। बोलो फिर से बोलो, I बराबर E डॉट A। अब इसका यूनिट E का होता है न्यूटन पर कूलम। याद रहता है? आपको याद रहता है, हमको पता है। लेकिन कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाए तब। लेकिन जब दूसरे का पूछ रहा हो तब ना। फ्लक्स पूछ रहे हैं, अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट पूछिए तब। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या? न्यूटन पर। और एरिया का क्या? हाँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या हुआ? फिर से बोलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। कोई तकलीफ? तो यही था इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
चलो अब आओ वापस अपने जगह पे। तो किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उस सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दैट सरफेस। सिंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इमेज, उसको गिनना संभव नहीं, उसको गिनना संभव नहीं। Since electric lines of force is an imaginary line, so we cannot count the number of, so we will define electric flux mathematically. अब चूंकि गिन ये नहीं सकते हैं, तुम तो बोला जितना लाइन जाएगा उसको कहेंगे, अब लाइन वहां गिन ये नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे बताएंगे? तो कैसे बताएंगे? मैथमेटिकली। कैसे बताएंगे? अब मैथमेटिकली के लिए भी प्रूफ किए कि नहीं? क्या? फ्लक्स बराबर ये cos थीटा, अब फ्लक्स बराबर, हाँ या ना? तो मैथमेटिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं? विद्युत। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट। आई बात समझ में? एकदम बच्चा वाला याद। ई डॉट ए, इसी को लैंग्वेज में लिख देना। इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश, ए क्षेत्रफल सदिश, उस दोनों का अदिश गुणनफल। इट इज डिनोटेड बाय फाई। एसआई यूनिट अभी तुरंत बताए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहां से एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर बाय ए टी, हाँ या ना? तो हो गया एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस। ये सब इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी राशि है? अदिश है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में भी आया हो और याद भी। सब क्वेश्चन है। अब ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चंस बना भी सकते हैं अगर मन है तो, पर पता नहीं उतना समय अभी आप देते हैं कि नहीं थे। पर कम से कम ये काम जरूर कर लीजिए कि जो पढ़ के जाते हैं उसको बढ़िया से रिवाइज कर। नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, उसी को पढ़ लीजिए। नहीं लिखा है तो हम जो भेजते हैं उसी से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। अब सुनिए, आज का आखिरी पॉइंट होने वाला। ये क्या बनाए? क्यूब। क्या बनाए? क्यूब। अब सुनो, तुरंत बता देंगे। इससे गुजर रहा है बहुत सारा लाइंस। तो अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना, तो जो बच्चा पढ़ा है वो तो खटाक से बोल दिया क्या? 0। लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको समझ में नहीं आया, कहां से हो गया 0। तो एकदम आराम से, हड़बड़ाना मत। ये जो है क्यूब का इधर वाला सतह, वो ऐसे होगा कि नहीं होगा? बोलना भाई। उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? उधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो इस जगह थीटा कितना बनेगा? नहीं सुनाई दिए। थीटा इक्वल टू 180। इतना बात सबको समझ में आया? कितना बनेगा? और इस जगह कितना बनेगा? ये बात कितने लोग को समझ में आया? सही से बोली। और किसको किसको नहीं आया वो बोली।
तो एकदम पूरा रेडी रहे छे। अरे नहीं बोला, ये नहीं लो। कौन बोला? ई बोला नहीं लो। तोरा कौन बोला नहीं? तोर जो नमा 10वां वाला मास्टर हमरा मिली गलो ना, ओना चरणों में मैं गिरी जेबू। तब प्रभु धन्य छो तो आओ। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधरे जा रहा है और ई वाला सतह का एरिया वेक्टर भी इधरे है, तो इसका एंगल कितना डिग्री हो? जो दो चीज सेम डायरेक्शन में हो तो उसका एंगल कितना डिग्री हो? तो इसमें क्या ऐसा था जो नहीं समझे? सही में सबको समझ में आया? यहां कितना होगा? 180, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर किधर है? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एंगल कितना हुआ? 180। अरे जिसको ये बुझाएगा कि एंगल बात शुरू कहां से होता है? जीरो से। अरे देखो है, देखो बाकल सब, ई कौन चीज हुआ? 0 डिग्री। ई कौन चीज हुआ? अब ई 0 से उठ के हुआ 30, 60, 35, 45, 60, 90। हाँ या ना? ये क्या हुआ इसमें? अब जब दोनों ऐसने है तो एंगल कितना हुआ? 75। बहुत बढ़िया हुआ, समझिए। इसीलिए शुरू में बोले थे हल्का फुल्का चीज पे थोड़ा अपने से जोर दीजिएगा, बोले थे कि नहीं? चलो अब ये वाला दोनों देखो। अब क्यूब का ई वाला जो सतह है वो तो ऐसे होगा, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर। ई बुझा रहा चौकी हो नहीं रे? तो इसका थीटा कितना? अब इसका भी कितना? फिर से बोलो। थीटा बराबर 9। 4 ठो हो गया, 1 2 3 4। अब बच गया एक ठो आगे वाला, एगो पीछे वाला। हाँ या ना? अब बोलो, आगे वाला का भी एरिया वेक्टर तो इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो तुम बताओ, खड़ा हो जाओ, आगे वाला का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बताओ। हाँ, वेरी गुड बेटू। कितना? बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तुम। कितना डिग्री? इधर वाले का भी 90 और उधर वाले का भी 9। तो 6 गो में 4 गो का तो 90 हो गया। तो देखो फ्लक्स बराबर होता था ई ए cos थीटा। हाँ या ना? तो अगर 4 गो का लिखेंगे φ1 तो भी हो जाएगा ई ए cos 90। बोलो हाँ या ना? 0। बोलो हाँ या ना? तो φ1 φ2 φ3 φ4 4 गो क्या हो गया? 0। ये बात कितने लोग को समझ में आया कि चारों वाला सरफेस क्या हो गया? 0। अब बच गया ये दोनों। अरे हाँ या ना? इसको बोल दो 1 2 3 4 5 6 5 5। तब क्या होगा? ई ए cos 180 यानी माइनस ई ए। हाँ या ना? और 5 बराबर क्या हो जाए? ए cos 0 यानी ई। अब टोटल सबको जोड़ दो, वो चारों 0 था, भी ई भी क्या हो गया? 0। तो टोटल फ्लक्स कितना? यानी अगर इलेक्ट्रिक लाइंस, बोलो, क्लोज सरफेस के बाहर से आ रहा हो, किधर से? तो टोटल फ्लक्स क्या होगा जी? क्या होगा? कितने आदमी को समझ में आया? अब बताओ, यहां जो फ्लक्स आया है घुसने वक्त पॉजिटिव हुआ है कि निगेटिव? घुसने वक्त बोलो, घुसने वक्त फ्लक्स क्या हुआ है? निगेटिव। और निकलने वक्त, यानी किसी भी बंद सरफेस में, बोलो, अगर लाइंस घुस रहा है, इंटर कर रहा है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा? निगेटिव। और बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। आशा करते हैं आपको ये बात याद रहेगी। सुन लो, कैसनो सरफेस है,
अगर लाइन बाहर से किधर आ रहा है तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा? तो अगर चार्ज सरफेस के कहां हो? बाहर, तो फ्लक्स क्या होगा? 0। लेकिन अगर चार्ज हो अंदर, तब बोलो फ्लक्स 0 होगा कि नहीं होगा? तब नहीं होगा, क्योंकि अब जो लाइन है वो बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से बाहर से। सबको समझ में आया? तो फ्लक्स ग्रेटर देन 0। और अगर अंदर में निगेटिव चार्ज होता तो तब फ्लक्स क्या होता? बोलो न जी। अंदर में निगेटिव चार्ज होता तब लाइन किधर आता? अंदर। तब जो फ्लक्स होता पॉजिटिव होता कि निगेटिव? क्योंकि तुमको पता है घुसने वाला निगेटिव, निकलने वाला पॉजिटिव, तो फ्लक्स क्या होता? निगेटिव। कितने लोग को ये समझ में आया? तो चार्ज बाहर तो 0, चार्ज अंदर तो पॉजिटिव, लेकिन चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर चार्ज निगेटिव हो गया तब क्या हुआ? निगेटिव। अब इसको एक और कॉन्सेप्ट से बताया जा सकता, जितना लाइन घुसा है उतना लाइन निकला। सोचो, ई गया है तो निकल गया। क्या तुम एक ऐसा लाइन खींच सकते हो जो घुसे लेकिन निकले न? ऐसा खींच सकते हो जो निकले लेकिन घुसे न? ऐसा संभव नहीं। अगर तुम कोई भी लाइन खींचो, ई खींचो, तो या तो घुसबे ने किया तो निकलबो ने किया, लेकिन अगर घुसेगा निकलबो। तो अगर निगेटिव होगा तो उतना ही पॉजिटिव, तो नेट कितना हो जाएगा? 0। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो अब यदि किसी बंद सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हो, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक मान, when electric field entering inside the closed surface, then electric field flux considered as negative. When electric field exiting outside the closed, then electric flux considered as positive. यदि किसी बंद सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हो तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक। यदि किसी बंद सतह के अंदर धन आवेश हो तो धनात्मक, ऋण आवेश हो और यदि विद्युत क्षेत्र का स्रोत बंद सतह के क्या हो? बाहर, तो उस बंद सतह से गुजरने वाला कुल। तो बोलिए जितना भी बात लिखाया हुआ ये ऑलरेडी आप सीख गए थे कि नहीं? कितने लोग ये पढ़ने से पहले से सब समझ गए थे? अभी तो यही समझा रहे थे, बोलो हाँ या पक्का? तो लिखना वही चीज है जो ऑलरेडी समझे। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कल अब देखते हैं, कोशिश करेंगे पूरा गॉस लॉ कंप्लीट करने की। बाय बाय।